हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 30 सितंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमारे क्लास की खासियत ये होती है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 15 दिन हमारा ये क्लास करके देखें और इसका रिजल्ट जो है वो आप ज़रूर अपने मॉक टेस्ट या जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये धमाकेदार सेशन। और हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत हम क्विक रिवीजन के साथ करते हैं, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमांड सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पहला इंडिया का एआई आधारित कमांड सेंटर स्टैब्लिश किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में। इसका इनॉग्रेशन किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर किया है। इसे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1963 में इसको शामिल किया गया था और फाइनली 2025 में MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है। इसकी अंतिम उड़ान कहाँ से हुई है? चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि इसको कौन अब रिप्लेस करेगा? तो तेजस के जो MK-1A फाइटर जेट्स हैं वो अब MiG-21 को रिप्लेस करने वाले हैं। वर्ष 2025 के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है इस साल। पहली हैं नोएमी फ्लोरिया अमेरिका से, दूसरे हैं जिनाली मोदी भारत से और तीसरे हैं जोसेफ नगुथिरू केनिया से। ठीक है, जो भारत से हैं इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनेप का हेडक्वार्टर मैंने आपको कहाँ बताया था? यूनेप का हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया में। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 हमने कब मनाया? 27 सितंबर को। थीम क्या रखी हमने? पर्यटन और सतत परिवर्तन, यानी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इस साल इसका मेज़बान देश था मलेशिया। सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर सुधांशु वत्स। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रबंध निदेशक थे पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के और अब इनको ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य ने कलैमा मणि पुरस्कार 2021 से 23 प्रदान किए हैं? ये अवार्ड दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है जोहो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सभी डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन जैसे एप्लीकेशन को अब रिप्लेस करेगा। जोहो जो है वो इंडिया का एप्लीकेशन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली। और हमारे मिनिस्टर कौन है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। विषय रखा गया था लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण। ठीक है, और इस पहली बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 में UAE में। ठीक है, किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित करी है? ये स्थापित हुई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा चेन्नई के IT मद्रास रिसर्च पार्क में। ठीक है, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? ये अनाउंस किया है सूरजपुर जिले ने, छत्तीसगढ़ स्टेट के। और यहाँ पर पिछले 2 सालों में कोई भी बाल विवाह का केस नहीं आया। ठीक है, किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? इस किताब का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, ये किरण देसाई की किताब है। इसको 2025 के बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैंने आपको बताया था कि बुकर प्राइज अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही क्विक तरीके से कवर करते हैं, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने कल का जो सेशन किया था उसमें हमने डिटेल में हर क्वेश्चन को एनालाइज किया था। आप उसको ज़रूर रेफ़र करिए अगर आप डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी चलिए हम आज का अपना जो क्लास है वो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13th डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर कनाद दास। ठीक है, कौन है ये?
ये भारत के अग्रणी कवक वर्गीकरण विशेषज्ञ यानी फंगल टैक्सोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 165 से अधिक नई जंगली मशरूम प्रजातियां और 2 नए वंश जेनेरा खोजे हैं। और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात करेंगे तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 13 फरवरी 1890 को और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसके संबंधित मंत्रालय यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13 नंबर के डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर कनाथ दास। इसी के साथ चलिए हम एक बार राष्ट्रीय नियुक्तियां कुछ इंपॉर्टेंट जो 2025 में सामने आई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियुक्ति है वो पहली वाली है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। ये कौन बन गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। मैं आपको बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज करवाती हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर थे महाराष्ट्र स्टेट के और अब ये हमारे 15 नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र स्टेट में जो गवर्नर की पोजीशन थी वो खाली हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे आचार्य देवव्रत को एक्टिंग गवर्नर बनाया गया। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? ये गुजरात स्टेट के ऑलरेडी गवर्नर हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है अजय सिंह। भारत की नई महालेखा नियंत्रक का नाम है टीसीए कल्याणी। ये 29th एडिशन पे हैं यानी 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर ए राजराजन। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं एस राधा चौहान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव का नाम है अमित खरे। भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं सर्जियो गोर और राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR की नई निदेशक का नाम है डॉक्टर गीतावानी रायसम। ठीक है, तो ये 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि 2025 में जाहिर सी बात है बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए आपको हमारा एक जो है फुल वीडियो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे मिल जाएगा। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने सारी राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करी है 2025 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट ट्रेंडिंग है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? कौन सी कंट्री है जिसने मेंस क्रिकेट एशिया कप को जीता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत यानी इंडिया। कल का जो मैच था आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। यहाँ पे क्रिकेट एशिया कप 2025 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। ठीक है, ये भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। मेज़बान यानी कहाँ पर ये मैच हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। ये इसका 17वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ? 9 से लेकर 28 सितंबर। इसका प्रारूप कैसा है? T20 इंटरनेशनल मैच था ये। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई थी जिसमें ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान था और ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि इसके टाइटल स्पॉन्सर थे DP वर्ल्ड। ठीक है, इसका शासी निकाय है एशियाई क्रिकेट परिषद। अब यहाँ पे विजेता टीम जो है यानी भारत, उसको प्राइज मनी कितना मिला है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.6 करोड़ रुपए के करीब। ठीक है, उप विजेता टीम की बात करेंगे तो 1.33 करोड़ रुपए लगभग प्राइज मनी मिला है। फाइनल मुकाबला इसका हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो कि UAE में है। विजेता इसका भारत है और इसी के साथ हमारा ये 9वां एशिया कप खिताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखना है आपको कि ये हमारा 9th एशिया कप खिताब था। उप विजेता इसमें पाकिस्तान है जैसा कि हमने पीछे देखा। ये याद रखने वाली बात है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें कौन थे? मिस्टर अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच डिक्लेयर किया गया तिलक वर्मा को। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अभिषेक शर्मा ने, कुल 314 रन बनाए थे इन्होंने। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो कुलदीप यादव ने टोटल 17 विकेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फैक्ट हो गया क्रिकेट एशिया कप 2025 के बारे में। यहाँ से डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभंकरों यानी मैस्कट्स का अनावरण किया है? तो फीफा ने ऑफिशियली अनवील किया है कौन से मैस्कट्स को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लच द बाल्ड ईगल, मैपल द मूज एंड जायू द जैगुआर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही जो मैस्कट्स हैं ये फीफा ने अनवील किए हैं वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 के 3 मैस्कट्स का अनावरण किया। इसमें पहला है क्लच यानी बॉल्ड ईगल जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है मेपल यानी मूस जो कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है और गोलकीपर है। और यहाँ पे तीसरा है जायू जैगुआर है ये जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है और स्ट्राइकर है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का है ये संयुक्त रूप से 3 देशों में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसीलिए
ये 3 तरह के मैस्कट्स को लाया गया है, अनवील किया गया, ठीक है। ये इसका 23rd नंबर का एडिशन होने वाला है। तो इन तीनों के जो नाम हैं वो ज़रूर आपको याद रखने हैं, क्लच, मेपल एंड जायू, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस साल की, तो फीफा और किस वजह से न्यूज़ में था, तो पहला रीज़न है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप कब से कब तक हुआ था, 14 जून को शुरू हुआ था और ये जुलाई में एंड हुआ था 13 जुलाई को। लगभग 1 महीने तक ये पूरा प्रोग्राम चला था। इसकी विनर टीम आपको याद रखनी है, इसमें विनर रही थी चेल्सिया टीम और इन्होंने हराया था पेरिस सेंट जर्मन को। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि चेल्सिया ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीता था, किसको हरा के, पेरिस सेंट जर्मन को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर होगा, तो इसका बस आपको होस्ट याद रखना है कि ये मोरक्को कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। कहाँ पर लोकेटेड है ये ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व, तो ये है तमिलनाडु स्टेट में, इसको IUCN ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने भारत के तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व समुद्री गाय को मान्यता दी है। ये मान्यता ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित और अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ष 2025 में दी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे अगर, तो ये 1972 का अधिनियम है। इसके तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा 21 सितंबर 2022 को स्थापित ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में 448.34 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूगोंग को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ओके। तो ड्यूगोंग का मतलब ही समुद्री गाय होता है और ये IUCN की लाल सूची में संवेदनशील की कैटेगरी में है, ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पे आंसर है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु में इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट हुआ था। ये इंडिया का पहला जो है वो ग्लास ब्रिज है और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इनॉग्रेट किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपको बस 1 मिनट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है। ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही अगर पिछले 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक के क्वेश्चंस का, तो ये जो ई बुक है ये भी अवेलेबल है हमारी इसी वेबसाइट पे। आप यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल देख सकते हैं हमारी मंथली ई बुक का। आप देखिए कि हर क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स के साथ, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज़ दिवस 2025 कब मनाया गया। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे हमने सेलिब्रेट किया है 28 सितंबर को, ठीक है। तो इस वर्ष 28 सितंबर को 19वां विश्व रेबीज़ दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। ये दिन रेबीज़ नामक जानलेवा लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2007 में और इसे महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज़ की पहली वैक्सीन को विकसित किया था। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। भारत सरकार ने 2030 तक रेबीज़ मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया कब तक रेबीज़ फ्री हो जाएगा, यानी कब तक हमारा टारगेट है इंडिया को रेबीज़ फ्री बनाने का। आंसर हो जाएगा 2030, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस में और क्या क्या है, 25, 26 और 27 सितंबर। 27 सितंबर को हम मनाते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे, ये है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। फिर यहाँ 26 सितंबर की हम बात करेंगे तो इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, लेकिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे होता है 26 सितंबर को। 25 सितंबर को हम 2 इंपॉर्टेंट डेज को मनाते हैं। पहला है यहाँ पे वर्ल्ड लंग्स डे, जिसमें हम फेफड़ों की बात करते हैं उस दिन। साथ ही हम दूसरा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेज हमने डिटेल में अपने पीछे वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी देखा है, यहाँ पर हम बस रिवाइज कर रहे हैं। अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण दिवस को चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस, और इसकी जो थीम वगैरह है वो आप हमारे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। थीम के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर करिए। सतत कृषि दिवस महाराष्ट्र का मनाया गया 7 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह हुआ है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डे जो है वो हमने मनाया 1 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस हमने मनाया 6 अगस्त को। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हुआ है 7 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया गया 12 अगस्त को और विश्व शेर दिवस हमने मनाया 10 अगस्त को। ये दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
पता नहीं क्यों लेकिन एग्जामिनर इसको बार बार पूछते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमने मनाया 12 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस हुआ 13 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस जो है वो ऑब्वियसली 15 अगस्त को हुआ, और विश्व फोटोग्राफी दिवस हमने मनाया है 19 अगस्त को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डेज हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हम डेली करंट अफेयर्स में अपने देखते हैं डेज एंड थीम्स के, उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको मैं आपको ज़रूर रिवाइज करवा देती हूँ, तो इस तरह से आप ज़्यादा दिन तक इनको याद रख सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी करी है? ये पहली फॉरेस्ट फोकस्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट है जिसको जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली ढांचे पर आधारित वन लेखांकन पर पहला समर्पित प्रकाशन है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष दिखते हैं। वन आवरण 2011 से 2021 से 22 तक का ये पूरा अपडेट है। 17,444 वर्ग किलोमीटर यानी 2.4% की वृद्धि के साथ 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वन आवरण हमारा कितना फैला है। राज्यवार प्रमुख वृद्धि देखेंगे तो केरल 4,137 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। कर्नाटका की बात करेंगे तो 3,122 वर्ग किलोमीटर, और तमिलनाडु की बात करेंगे तो 2,606 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये राज्यवार प्रमुख वृद्धि है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, इसके मिनिस्टर हमारे कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इसके मिनिस्टर है हमारे। साथ ही यहाँ पे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके मिनिस्टर हमारे हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक समृद्ध बंद ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम लॉन्च करेंगे? ये कब तक? 2030 तक। ये अनाउंसमेंट करी है रूस ने, और रूस ने 2030 तक समृद्ध बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी फोरम के दौरान करी थी। इस प्रणाली में इस्तेमाल हुए परमाणु ईंधन का लगभग 95% पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे यूरेनियम की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी और रेडियोधर्मी कचरे की समस्या में भारी कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने डिसाइड किया है कि वो दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम डेवलप कर लेंगे 2030 तक। रूस की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और करेंसी कौन सी यहाँ पे चलती है? तो रूबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडिया का ये टॉप अर्थ साइंस अवार्ड था, नेशनल जियोसाइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। आपको बताना है कि इससे किसको ऑनर किया गया है। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। इस वर्ष 3 श्रेणियों में 12 पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। संबत्ता INSA में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये, और IISER पुणे में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इनका योगदान क्या है? ठोस पृथ्वी और अन्वेषण भूभौतिकी में अग्रणी कार्य, विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय और लद्दाख में भूकंपीय अध्ययन करना। ठीक है, फिर राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 का दिया गया है सुशोभन नियोगी को। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी संबद्धता क्या है? ये कौन है? ये वरिष्ठ भूविज्ञानी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्य इन्होंने क्या क्या किया है? मेघालय, झारखंड और बुंदेलखंड क्रेटन में थ्रस्ट बेल्ट के टेक्टोनिक विकास पर उन्नत अनुसंधान इन्होंने किया है। ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं इस अवार्ड की, इनको जरूर आपको याद रखना है। तो नेशनल जियोसाइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नामित किया गया है? कौन सी IIT है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? आंसर है यहाँ पे A ऑप्शन, IIT मद्रास। तो भारत सरकार ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया है। ये घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने न्यूयॉर्क में 80वीं यूनाइटेड नेशंस महासभा में करी थी। ये केंद्र यूनाइटेड नेशन के डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कार्यालय के तहत ग्लोबल साउथ में AI क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। मैंने आपको बताया था एक बार कि IIT मद्रास का जो पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इन्होंने अपना पहली बार आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला था ज़ंज़ीबार में, जो कि तंजानिया में एक जगह है। ठीक है, तो तंजानिया कंट्री में इनका पहला इंडिया के बाहर कैंपस वो डाला गया है।
यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, इनका कोई भी अभी तक आउटसाइड इंडिया कैंपस नहीं है। आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो इनका जो पहला इंडिया के बाहर कैंपस है वो जापान में इन्होंने डाला था। और आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला है अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी यूएई में। ओके, अगला क्वेश्चन है बिग बैश डील में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कौन फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर है जो कि प्ले करेंगे बिग बैश लीग पे? आंसर है यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। तो बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने 2025 से 26 सीजन के लिए सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंध किया है, ठीक है, टीम भी याद रखिएगा। इस ऐतिहासिक करार के साथ वो बीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। यहाँ बीबीएल की बात कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है जिसे 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से शामिल होने वाले इसमें पहले क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। यहाँ पे एक करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं आईसीसी की तरफ से। आईसीसी ने अगस्त मंथ के लिए अपना जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर था वो किसको बनाया था? तो इन्होंने मोहम्मद सिराज को बनाया था, इंडिया की तरफ से हैं ये। और अगर हम बात करेंगे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की तो ये बनी थी ऑर्ला पेंडरगास्ट, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से थी? ये आयरलैंड से थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च कर दिया। ये क्लाउड कोर 42 के सॉवरेन पब्लिक क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर द्वारा संचालित है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ट्रांसपोर्ट डेटा यूएई के अंदर ही सुरक्षित रहता है और राष्ट्रीय नियमों के तहत नियंत्रित होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएई। इन्होंने लॉन्च किया है पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड, कहाँ पे? दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में। दुबई के बारे में हमने अभी कल क्या पढ़ा था? दुबई ने इस साल होस्ट किया है 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 का, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किस राज्य ने शुरू करी है? तो इंडिया की ये पहली हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है एक्सपैट्रिएट्स के लिए। इसका नाम है नोरका केयर। आपको बताना है किस स्टेट की योजना है ये। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरला। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर शुरू करी है। यह योजना विशेष रूप से प्रवासियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें नोरका आईडी कार्ड धारकों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम जो है वो केरला स्टेट की है। ये बेसिकली प्रवासियों के लिए ऑर्गेनाइज करी गई है, ओके। केरला की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन जो कि बीजेपी से हैं और यहाँ पे गवर्नर कौन है? मिस्टर राजेंद्र अरलेकर, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? दूसरा क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है किस देश ने 2030 तक समृद्ध बंद ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखिएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही आपको लगता है कि अगर किस में किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो इसी तरह बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।